जयशंकर उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है और मोदी जी करे तो मध्यस्थता, पाकिस्तान करे तो दलाली। तो ये बहुत बड़ी आज भारत के लिए कितनी बेइज्जती का दिन है। देख के ही खराब लग रहा है कि जेडी वैंस को होस्ट कर रहा है और ईरान का जो युद्ध है वो इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान रुकवाएगा और वो पूरा रहा है और हम दूर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हम वो ये एक जले हुए, भुने हुए, फूके हुए विदेश मंत्री की भाषा है जो जिसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि इसे ईर्ष्या ही कहेंगे ना, इसे ईर्ष्या बोलेंगे, इसे जलन बोलेंगे, इसे जब वो भी दिन हम देख सकते थे कि जेडी वैंस न्यू दिल्ली आते और जो लेजर आई वाले विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, वो यही अब कहते फिरेंगे कि देखिए पाकिस्तान तो दलाल डिप्लोमेसी करता है। दुनिया की पूरी दुनिया को लगा कि देश का विदेश मंत्री ये शब्द बोल रहा है। इस पाकिस्तान को आप कहते हैं कि ये तो चिल्ली भर है और दिन भर आप कहते हैं गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं भाई कि जिसको कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, उसको जो रुकवाएगा वो इस दुनिया में बहुत सम्मान का पात्र बनेगा कि भाई इसने मीडिएशन करके इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रुकवा दिया है। आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि बजाय कुछ बोलने के आप चुप भी रह सकते थे। नाम है तो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कैसा देश है वो कि जो सब कुछ हमारा एक जैसा और उसके बाद भी दुश्मन है हमारा। मैं उसको जानना चाहती हूँ। बताया जाता है कि कराची जो है वो बंबई जैसा है और लाहौर जो है वो दिल्ली जैसा है। तो ये चीजें मुझे लगता है कैसे है, क्यों है, क्या क्या करते हैं वो लोग और क्या साहब को टैग करके ट्वीट में उनको कहिए कि आप दोनों ने शांति के लिए कैसे दलाल को रख लिया है। आप कहिए ना, उनको डांटिए ना भाई। विश्व गुरु आप में आपको तो डांटना चाहिए ट्रंप को और ईरान को कि कैसे दलाल को तुम लोगों ने विश्व ये कर लिया है, शांति वार्ता के लिए कर लिया है। वो तो हिम्मत नहीं है इनको। कि पाकिस्तान ने ईरान की जंग क्या रुकवाई, जयशंकर को बर्दाश्त नहीं हुआ। जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल कहा, जिस पर भारत के गैर जानिबदार सहाफ़ी जयशंकर पर फट पड़े और उनको शदीद तनकीद का निशाना। इस समय खबर क्या है? खबर यह है कि इस्लामाबाद कौन जा रहा है? इस्लामाबाद जेडी वैंस जा रहे हैं जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बोला है कि आप जाएं इस्लामाबाद में और तेहरान के ऑफिशियल से आप वार्ता करें ताकि इस युद्ध को खत्म किया जा सके। यानी कि इस्लामाबाद इतना भरोसे का है डोनाल्ड ट्रंप का कि उनको भारत नहीं बल्कि इस्लामाबाद पसंद आया। अब आपको कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखाती हूँ और प्रिया मैंने कुछ ट्वीट्स भेजे होंगे, उनको एक एक करके दिखाइएगा और उससे आपको पता चलेगा। इसकी खबर भी आ गई है कि जेडी वैंस जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये पुराना जो शब्द कल जयशंकर जब सर्वदलीय बैठक उन्होंने की थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है और हम वो दलाल डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा था कि भारत एक दलाल डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। तो एस जयशंकर चाहे जितना भी बोले कि वो दलाल डिप्लोमेसी नहीं करना चाहते, लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप का प्रेफरेंस इस्लामाबाद ही है और दलाल देश भारत नहीं है। ये एक जले हुए, भुने हुए, फूके हुए विदेश मंत्री की भाषा है जो जिसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, जिसने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, सब कुछ हाथ में था, नहीं किया और अब जब जल बुन गए, जब ये पता चल गया कि इसे ईर्ष्या ही कहेंगे ना, इसे ईर्ष्या बोलेंगे, इसे जलन बोलेंगे, इसे जेलसी बोलेंगे कि भारत के पास वो सारी ताकत थी लेकिन उस ताकत का आपने इस्तेमाल नहीं किया और अब आप देखिए उसका नतीजा। जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे हैं। आज वो भी दिन हम देख सकते थे कि जेडी वैंस न्यू दिल्ली आते, भारत में मोदी जी उनको होस्ट करते और कहते कि मैं ईरान का युद्ध रुकवाऊंगा। क्या भारत के पास ये ताकत नहीं थी? ताकत थी, बहुत कुछ था और बहुत कुछ ज्यादा जो पाकिस्तान के पास है उससे कहीं ज्यादा भारत के पास था, लेकिन सारी लुटिया डुबो दी गई। जो ये दलाल डिप्लोमेसी की बात जो जयशंकर ने की थी वो आज यही भाषा है जो जले हुए, भुने हुए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ये आउट ऑफ जेलसी वाली जो भाषा है वो उनकी हेल्पलेसनेस दिखाता है कि वो कुछ नहीं कर पाए, जबकि आज एक इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज भारत ने मिस कर दिया। विश्व गुरु कहां की विश्व गुरु? जब आप एक शांति वार्ता नहीं होस्ट कर पाए, आपने कोशिश ही नहीं की, तो क्या विश्व गुरु? आज के बाद तो मुझे लग रहा है कि विश्व गुरु अपने आप को बोलना ही बंद कर देना चाहिए। अब मैं देखती हूँ मोदी जी के मुंह से विश्व गुरु का शब्द सुनाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और जो लेजर आई वाले विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, वो यही अब कहते फिरेंगे कि देखिए पाकिस्तान तो दलाल डिप्लोमेसी करता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रोफेसर से शुरू करती हूँ कि प्रोफेसर पाशा, आज भारत के लिए कितनी बेइज्जती का दिन है। देख के ही खराब लग रहा है कि जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे हैं और हम नई दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान को दलाल देश बोल रहे हैं। आज एक मौका हमने गंवा नहीं दिया और आज क्या ये जेलसी वाली भाषा नहीं है जो एस जयशंकर की सामने आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है जी, और उसके लिए जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे हैं जी। जी देखिए, जो मध्यस्थ बनने के लिए जो एक काबिलियत होनी चाहिए थी, वो काबिलियत मोदी जी ने इस युद्ध के, इस जो ये लड़ाई चल रही है इसके शुरू होने के 48 आवर्स पहले ही उन्होंने खो दी थी वो काबिलियत। क्योंकि वो इस ब्रेकआउट हुआ जब इस लड़ाई का, तो उससे पहले वो 48 घंटे पहले वो एक हमलावर देश के यहाँ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो मोदी जी चाहे कितनी भी सफाई दें, सरकार कितनी भी सफाई दे, लेकिन कोई मानेगा नहीं कि मोदी जी को इस बात का नॉलेज नहीं था कि अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। तो वहां से आप पहले ही आप एक देश के हामी हो गए और दूसरे देश के विरोधी मान लिए गए। ईरान ने आपको विरोधी मान लिया, लेकिन क्योंकि आपकी पूरी एंशिएंट टाइज है उस देश के साथ, सिविलाइजेशनल टाइज है, तो उन्होंने फिर भी एक शायद दरवाजा इंडिया के लिए खुला रखा था। दे वेटेड
लेकिन इंडिया जब उनका जो एक सुप्रीम लीडर था उसको मार दिया गया, शहादत बताते हैं जिसको कहा गया, वो उसके बाद हमने उसको कंडेमनेशन तो छोड़िए, हमने कॉन्डोलेंसेस भी भेजना मुनासिब नहीं समझा। बच्चे मारे गए इजराइल के अटैक में, 150 से ज्यादा लड़कियां बच्चियां मारी गई। उसके बाद उस पर भी हम चुप बैठे रहे, हम चुप बैठे रहे और हम कुछ बोले नहीं। लेकिन द मोमेंट ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज थे उनकी जो फैसिलिटीज थी, डिसैलिनेशन प्लांट और या कुछ मिलिट्री बेसिस पे उन्होंने हमला किया, तो मोदी जी ने इमीडिएटली एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने इमीडिएटली ट्वीट कर दिया, उसमें उसका कंडेमनेशन किया, भेजा उनको, मैसेज भी भेजा। तो जो एक उससे आपको साफ पता चल रहा है कि आप इजराइल की तरफ से जो हत्याएं हुई है या जो हमले में जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में तो आप चिंतित नहीं है ना, उनसे आपको कोई दर्द हुआ है। लेकिन अगर गल्फ कंट्रीज में या इजराइल के ऊपर कुछ आ जाती है तो आप उससे परेशान होते हैं। तो ऐसे देश को तो एक तो कॉमन सेंस की बात है नीलू कि आप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अब जो रही बात जयशंकर साहब ने जो कहा, जयशंकर साहब एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं, उनकी तरफ से ये भाषा पता चलता है कि उनके मुंह में ये शब्द डाले गए हैं, या ये कहते हैं ना जैसी संगत में आप रहते हैं वैसे ही आपका तौर तरीका, आपका बिहेवियर बदल जाता है उस हिसाब से। तो आप ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करने वालों की संगत में रहते हैं जिनको की सामने वाले के लिए बहुत गंदी, जैसे वो अपने देश के विपक्ष को ही देख लीजिए किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वहां पाकिस्तान तो उनका जानी दुश्मन से भी ज्यादा है, तो उसके लिए तो वो डेफिनेटली ये शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किए, उनको अगर कहा भी गया था वो अपनी थोड़ा अकल लगा के तो थोड़ा सा तो एक उसको थोड़ा मॉडरेट भाषा उनको इस्तेमाल करनी चाहिए थी। उन्होंने ना केवल अपना स्टेचर गिराया है दुनिया की नजर में और देशवासियों की नजर में, उन्होंने पूरी दुनिया को लगा कि देश का विदेश मंत्री ये शब्द बोल रहा है। और विदेश मंत्री की जो भाषा है वो खाली जयशंकर की भाषा नहीं मानी जाएगी, वो इस भारत देश की भाषा मानी जाएगी। और भारत देश की भाषा तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी डिप्लोमेटिक चैनल्स में मीडिएशन करने वाले देश को दलाल शब्द की उपमा दी गई है। जो आपने कहा कि ही इज ग्रीन विद एनवी, वो इतनी मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है ये कि क्यों, शायद टर्की अगर मीडिएशन में होता तो शायद इतनी परेशानी ना होती। जिस पाकिस्तान को आप कहते हैं कि ये तो चिल्ली भर है और दिन भर आप कहते हैं गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, भाई हम लोगों को कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाइए अगर आलोचना करनी है भारत सरकार की, तो वो जिस शब्द को आप गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं वो मीडिएशन कर रहा है। तो वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप देखिए पाकिस्तान का वजह है बहुत सारी। नीलू जी आपने इस चीज को एक्नॉलेज किया और मैंने तो बार बार कहा है कि मैं इस युद्ध के बारे में मैंने आज से 12 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान मीडिएशन करेगा इसमें। उस टाइम तो बात हो गई थी, किसी ने पहचान में नहीं किया इसको। उसके कारण थे, नंबर 1 तो उनकी सीमा लगती है, दूसरे शिया आबादी दोनों कंट्रीज के अंदर है। ईरान एक शिया कंट्री है और शिया मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। इसमें यहाँ कहना जरूरी है कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन है। कायदे में तो इंडिया का हक बनता था, बुलाया जाता कि भाई आप शिया पॉपुलेशन है आपकी और आप यहाँ से कोई मिनिस्टर ऐसा आदमी भेजिए, इंटरमीडिएरी जो वहां समझाए उनको, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। वहां से जो बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है उनके जो फील्ड मार्शल है, उनका बहुत अच्छा एक्सेस ये आपके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC में है। तो इस टाइम जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कमांडर की हत्या के बाद से वहां पे इन अ वे IRGC के हाथ में पूरी कमांड है, सत्ता है। 31 जो उन्होंने प्रोविंसेस में उन्होंने बांट दिया है। तो जो वो व्यक्ति ज्यादा सुटेबल है इस नेगोशिएशन को करने के लिए कि जो डायरेक्ट इधर के पार्टी से भी बात करे और उधर IRGC को अपनी बात को सीधे सीधे पहुंचा दे। तो वो चीज है। और ईरान से उनका पुराना संबंध है। और देखिए ईरान से तो हमारा संबंध तो एक्चुअली तो हमारी सीमाएं लगी हुई थी ईरान से। अनडिवाइडेड इंडिया को अगर देखें तो पाकिस्तान तो हमारा ही, हम ही थे ना, इंडिया ही था ना पाकिस्तान भी पहले। तो ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई हैं। तो वो चीज हम भूल गए। आप अपना तो वो जिसको कहते हैं ना कि अपने बारे में तो आप स्वत्व को भूल गए आप कि हम कौन है, और आप बड़ी छिछली सी छोटे स्तर की राजनीति पे उतर आए। उसका नतीजा ये हुआ कि आप एक तो इतना इंपॉर्टेंट एक इवेंट दुनिया के उस पर चल रहा है कि जिसको कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, उसको जो रुकवाएगा वो इस दुनिया में बहुत सम्मान का पात्र बनेगा कि भाई इसने मीडिएशन करके इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रुकवा दिया है। आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बजाय कुछ बोलने के आप चुप भी रह सकते थे, बजाय अपना ये सम्मान गिराने के। इसमें एक सवाल मेरा जयशंकर साहब से भी और मोदी जी से भी है कि मोदी जी जब यूक्रेन की वॉर रुकवाने के चक्कर में इतने क्राइसिस में वहां 10 घंटे की ट्रेन जर्नी करके वो रशिया से यूक्रेन गए, वहां से 10 घंटे की जर्नी वापस करके आए रशिया और यूक्रेन के बीच में, और इवन झूठा एक ट्वीट भी चलवा दिया, एक मीम चलवा दिया, पापा ने वॉर रुकवा दी, तो और रुकी भी नहीं थी वॉर। तो मोदी जी वहां, आई एम सॉरी टू यूज जयशंकर वर्ड्स, मोदी जी वहां दलाली करने गए थे या मध्यस्थता करने गए थे युद्ध रुकवाने की? उस वक्त तो मध्यस्थता थी। मोदी जी करे तो मध्यस्थता, पाकिस्तान करे तो दलाली। तो ये बहुत बढ़िया है कि आप करें तो रासलीला और हो जाइएगा, क्योंकि तुरंत आपके लिए लाइव चैट में लोग लिखेंगे कि आप पाकिस्तान की तरफ से बोल रही हैं। जाएंगे, हम तो घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो है कैसा देश। मेरी तो बहुत दिली इच्छा है जाने की। जी जी ठीक है। जी
ओके, मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज, आज क्या एक तरीके से भारत की जो डिप्लोमेसी का जो अस्तित्व है वो खोता हुआ नजर नहीं आ रहा है? सालों सब धराशायी हो गया और आज भारत मध्यस्थता भी नहीं कर पा रहा है और हम दूर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि आज देखिए इस्लामाबाद जेडी वैंस को होस्ट कर रहा है और ईरान का जो युद्ध है वो इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान रुकवाएगा, और वो पूरी ताकत थी हमारे पास इस चीज को करने की, और ऊपर से एस जयशंकर का लॉल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि अरे वो तो दलाल नेशन है, दलाल डिप्लोमेसी की बात करते हैं। हम लोग जब विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, आज जब भारत की मतलब लेजिटिमेट जगह थी कि हम लोग इंटरवीन करें मीडिएशन के लिए, तब मोदी जी मतलब भारत इस कमरे में है ही नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान जो स्टेट बिल्कुल ही फेल्ड स्टेट है, जिसकी तुलना मतलब साउथ सुडान और अन्य ऐसे देशों के साथ करनी जानी चाहिए जिनके पास कोई मतलब साधन नहीं है अपने आप को संभालने के लिए, उस देशों को आप आगे बढ़ा रहे हो। अगर आप पूछना चाह रही थी, उसके बाद फिर मैं आपके पास जाऊंगी कि अभी मीनू जी जो कह रही थी कि आसिम मुनीर के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं आईआरजीसी से, और वो चीज शायद इस समय डोनाल्ड ट्रंप को क्लिक कर रही है कि भाई हम आसिम मुनीर की मदद ले लें और ये बातचीत हो जाए। क्या आज ये हेफ्ट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, बट वो क्या हेफ्ट आज भारत के पास नहीं था, वो कैपेबिलिटी भारत में नहीं थी कि वो भी आईआरजीसी के साथ या फिर जो अभी जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं उनके साथ वो बातचीत करते, उनको समझाते, और ईरान क्या भारत की बात नहीं मानता? आज आसिम मुनीर को आईआरजीसी के साथ संबंध बनाए हैं अच्छे, और डोनाल्ड ट्रंप उन संबंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तो हर बच्चे को पता लग गया है कि ये युद्ध शुरू होने से पहले ही आप दाव लगा चुके थे इजराइल पर, और क्योंकि हर घंटे हर मिनट पिछले 26 दिनों से अगर आपका दाव गलत पड़ता हुआ दिख रहा है तो आपके अंदर से खींच जाना स्वाभाविक है। तो जब इतनी आपको खींच है, जब आप किसी को दलाल कहते हैं, जब भारत किसी को दलाल कहता है, तो क्यों नहीं ईरान और ट्रंप साहब को टैग करके ट्वीट में उनको कहिए कि आप दोनों ने शांति के लिए कैसे दलाल को रख लिया है? साहब कहिए ना, उनको डांटिए ना भाई, विश्व गुरु आप में, आपको तो डांटना चाहिए ट्रंप और ईरान को कि कैसे दलाल को तुम लोगों ने विश्व ये कर लिया है, शांति वार्ता के लिए कर लिया है। वो तो हिम्मत नहीं है इनको। तो मुझे ये लगता है कि समस्या बस इतनी सी साधारण सी है कि अनपढ़ राजा ने ना मुंशी प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है। किसी को भी अगर पंच बनना होता है ना, तो सबसे पहले उसको बिगाड़ का डर नहीं होना होता है। बिगाड़ का डर अगर आपको है तो आप पंच परमेश्वर के पात्र नहीं बन सकते। अगर आपको पंच बनना है तो आपको बिगाड़ का डर नहीं रहना है, आपके अंदर बिगाड़ का डर नहीं रहेगा। तो हमेशा पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, कभी एप्स्टीन के फाइल का बिगाड़ का डर है इनके ऊपर, कभी अदानी को जेल में डालने का बिगाड़ का डर है, कभी वो एफबीआई का एक मोस्ट वांटेड लिस्ट में रॉ के एजेंट का नाम लिख दिया है। तो ये तो हमेशा बिगाड़ के ही डर में रहते हैं, तो डर के ही जीवन जी रहे। तो आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई पंच बना हो, कोई जज बना हो और बड़ा डरपोक हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। वो जजमेंट अच्छा दे या बुरा दे अलग बात है, लेकिन मैंने किसी पिद्दी को, डरपोक आदमी को जज के कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जज अच्छा होता है, लेकिन सबसे पहला नियम होता है कि जब कुर्सी पर बैठता है ना, ऐसे बैठ के हथौड़ा ऐसा मारता है, वो गलत मारे सही मारे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं दिख रहा है, आप तो जुआरी निकले, आप हैं जुआरी और कह रहे हैं कि मुझे जज बनना है। आज तक आप पब्लिक इंडिया के इतने दर्शक अगर देख रहे हैं कार्यक्रम, एक भी आदमी बता दीजिए सर कि जो जुआरी है उसको जज किसी ने बना दिया, आज तक हुआ नहीं है। तो आपने खुद ही जब युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले एक पाले में आप जाके बैठ गए, इसका मतलब यह था कि आपने एक घोड़े पर दाव लगा दिया था। अब वो घोड़े को रोज ईरान रोज मतलब हर घंटे चाबुक मार रहा है, मिसाइल चला रहा है, माफी कीजिए। तो मेरे ख्याल से इस घोड़े पर ना चाबुक ज्यादा लग गई है, इसलिए वो थोड़ा सा तड़प रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जिन्होंने मुझे कहा है कि यू आर वेलकम इन पाकिस्तान। देखिए, मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती हूँ, मैं तो देखना चाहती हूँ। और मैं देखना क्यों चाहती हूँ, क्यूरियोसिटी मेरी पहले से भी थी कि जो मुल्क हमसे टूट के बिछड़ा है वो है कैसा, एक्चुअली है कैसा। और मेरी क्यूरियोसिटी ये जो इंटरनेट के जरिए, जो ये यूट्यूब और इनके जरिए इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं बहुत सारे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स और इनका सबका यूट्यूब देखती हूँ तो लगता है कि ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, इनके कस्टम्स, इनकी बातचीत, इवन वो बात बात में हिंदुस्तानी फिल्मों का रेफरेंस देते हैं, उनके डायलॉग्स बता के अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो वो हिंदुस्तानी फिल्मों का आसरा, वो अपनी बात को, अपनी ऑडियंस को समझा रहे होते हैं। लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह बोल रहे हैं, हमारी तरह खा रहे हैं, हमारी तरह सब बात, सब कुछ तो हमारे जैसा है, खाली इनका नाम भी अलग नहीं है, इवन नाम भी हमारे जो उनके नाम है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कैसा देश है वो कि जो सब कुछ हमारा एक जैसा और उसके बाद भी दुश्मन है हमारा। तो ये मेरी एक क्यूरियोसिटी है, मैं उसको जानना चाहती हूँ। बताया जाता है कि कराची जो है वो बंबई जैसा है और लाहौर जो है वो दिल्ली जैसा है। तो ये चीजें मुझे लगता है कैसे है, क्यों है, क्या क्या करते हैं वो लोग, और क्या उनके क्या नेताओं ने ये दुश्मनी बनाई हुई है, या आवाम जो है वहां की वो भी उसी तरीके से जहर घुला हुआ है उनके अंदर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग दिन रात हिंदुस्तान की बात करते हैं अपने यूट्यूब प्रोग्राम्स में, जो पाकिस्तान के, इवन मैंने पत्रकारों को भी सुना है, पाकिस्तानी पत्रकारों को भी, वो इंडिया की बार बार उनकी जबान के ऊपर बात आती है, और जो बाकी के हैं इन्फ्लुएंसर्स वो तो है ही। तो उसमें लगता है कि जानना चाहिए, इसमें कोई क्राइम नहीं है। अगर इतनी ही दुश्मनियां होती कि एक बार जुड़ने के लिए जुड़ भी सकते हैं। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी क्या यूनिफिकेशन होने गया कितने 50 सालों के से भी ज्यादा टाइम के बाद। जैसे कि आपने देखा कि भारत के गैर जानिबदार सहाफ़ी किस तरह से पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जयशंकर पर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में गलत क्यों बोला। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।